जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस 2025 के लिए। क्या चीज़ चल रहा है दोस्तों? समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कर चुके हैं दोस्तों। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? सांची की खोज किस वर्ष की गई दोस्तों? सांची की खोज, सांची कहने का दोस्तों सांची का स्तूप। क्या चीज? सांची का स्तूप। याद रखिएगा क्या चीज? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप की खोज किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1818 में। किसके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों सांची का स्तूप? तो किसके द्वारा? याद रखिएगा किसके द्वारा? जनरल टेलर द्वारा। किसके द्वारा? तो जनरल टेलर द्वारा। जनरल टेलर द्वारा खोज की गई थी। और याद रखिएगा इसमें कि ये सांची का स्तूप जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा। बनाया किसके द्वारा गया था? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। अशोक के द्वारा बनाया गया था। खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जनरल टेलर द्वारा। और सांची का स्तूप है कहाँ दोस्तों? याद रखिएगा है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश में। खोज कब की गई? तो 1818 में। और सांची का स्तूप की खोज किसने की? तो जनरल टेलर ने। किसके द्वारा बनाया गया? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना आवश्यक है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? डैश सरकार में हर एक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। तो किस सरकार में? लोकतांत्रिक सरकार में, या राजतंत्रवादी में, या अधिकारवादी में, या निरंकुशता में? तो किस चीज में दोस्तों? तो लोकतंत्रवादी में। लोकतंत्र कहने का अर्थ क्या है? क्या चीज? जनता का शासन, जिसमें जनता उसमें खुद अपना अधिकारी को चुनता है, उसी को क्या चीज बोलते हैं? तो लोकतांत्रिक कहने का अर्थ हो गया दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी का, वयस्क नागरिक का, वयस्क नागरिक किससे बोलते हैं दोस्तों? जैसे वयस्क नागरिक का मत देने का अधिकार। तो मत देता है कितना उम्र था? कितना उम्र में? तो कितना उम्र में? तो 18 वर्ष में। लेकिन ये पहले कितना था? पहले कितना था? तो 21 वर्ष दोस्तों। 21 से 18 कर दिया गया। तो कब किया गया था? याद रखिए कब किया गया था? तो 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। कितना? तो 61। याद रखिएगा। और हम लोग जान सकते हैं कि वयस्क मताधिकार की वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? तो किस आर्टिकल में मिलता है? वयस्क मताधिकार। याद रखिएगा क्या चीज? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में मिलता है दोस्तों इसका वर्णन? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 326। याद रखिएगा आर्टिकल कितना? आर्टिकल 326 में क्या चीज? वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें क्या जानते हैं क्या चीज? कि लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म को पहचान करना दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट को पढ़िए। क्या चीज बोल रहा है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। देशांतर रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों? मान लीजिए एक हमारा पृथ्वी है, ग्लोब ले लीजिए। ग्लोब में क्या चीज? ये भूमध्य रेखा हो गया। क्या चीज? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा का जितना जो समांतर रेखा है दोस्तों, इसको क्या चीज बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ये सब रेखाओं को क्या चीज बोलेंगे? अक्षांश रेखा। और जो ध्रुव और क्या चीज? दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को जो मिलाता है दोस्तों, ये क्या चीज है? सर्कुलर टाइप में। तो ये क्या चीज? जो दोनों ध्रुवों को मिलाता है, ये क्या चीज हो गया? क्या चीज? देशांतर रेखा। याद रखिए क्या चीज? इसे क्या चीज बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो वही बोल रहा कि 0 डिग्री जो देशांतर है दोस्तों, उसे क्या चीज बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी को बोलते हैं क्या चीज? ग्रीनविच रेखा। क्या चीज? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं इसको। ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं किसको? 0 डिग्री देशांतर को। याद रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट क्या चीज हम लोग का सही है। 0 डिग्री देशांतर को क्या चीज बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा बोलते हैं नहीं, हम लोग क्या पढ़े अभी कि भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को। 0 डिग्री अक्षांश को क्या चीज बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ऑप्शन 2 क्या चीज है? गलत हो जाएगा दोस्तों। हम लोग को गलत ही पहचान करना था युग्म का। तो गलत आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2। और देखते हैं ऑप्शन थर्ड में क्या बोल रहा था दोस्तों कि क्या चीज? 0 डिग्री अक्षांश।
0 डिग्री अक्षांश को क्या चीज बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 क्या चीज है? तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। क्या चीज? उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तर। यहाँ अक्षांश होगा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को क्या कितना को बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या चीज बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या चीज बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो निचली अक्षांश है दोस्तों, मतलब दक्षिणी अक्षांश है, उसको क्या चीज बोलते हैं? तो मकर रेखा। याद रखिएगा कितना? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, साउथ अक्षांश को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? तो मकर रेखा। और आप लोग बताइएगा दोस्तों कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। क्या चीज? कि कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 179। याद रखिएगा कितनी है? तो 179 है। और कुल देशांतर पूछ देता अब दोस्तों, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है। और कुल अक्षांश की 179 और कुल देशांतर का कितना है? 360 रेखा है दोस्तों। और हम लोग इसमें जान सकते हैं, जैसे में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों? कितने डिग्री देशांतर को? तो कितना डिग्री देशांतर को? याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को। याद रखिए 180 डिग्री देशांतर को क्या चीज बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब भारत का मानक समय रेखा दोस्तों कितना डिग्री देशांतर से डिसाइड होता है? तो 82.5 डिग्री। ये पता ही होगा भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। और कुल देशांतरों की संख्या 360 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 179 है। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? मकर रेखा किसको है? हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पादन मापन करती है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पादन मापन करती है। सकल घरेलू उत्पादन बोलने का अर्थ दोस्तों क्या चीज? जीडीपी। क्या चीज? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या चीज? सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन है दोस्तों वो कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था करती है? पहले करती थी दोस्तों। कौन सी? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या चीज? इसी को क्या चीज बोलते हैं? CSO। क्या चीज हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। और NSO जो क्या चीज दोस्तों अब करता, पहले कौन करता था? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा। लेकिन अब दोस्तों अब क्या किसके द्वारा किया जाता है? NSO द्वारा। जो कि कब विलय हुआ? CSO और CSO प्लस NSSO जो दोनों मिल करके दोस्तों विलय हुआ 2019 में। कब हुआ? तो 2019 में विलय हुआ किस में? NSO में। अब NSO द्वारा क्या चीज किया जाता है? सकल घरेलू उत्पादन का मापन यानी GDP का मापन कौन करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कौन करता है? तो NSO। याद रखिएगा। और पहले कौन करता था? तो CSO द्वारा। और अब किसके द्वारा किया जाता है? तो NSO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि तेंदुलकर समिति कहने का अर्थ दोस्तों क्या चीज है कि ये जो समिति बनाया गया था इसमें उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी को मापने के लिए। क्या चीज? गरीबी को मापने के लिए किस समिति का उपयोग किया गया था? बनाया गया था? तो किस समिति का? तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? तो तेंदुलकर समिति का। किस लिए? तो गरीबी को मापने के लिए। तो और बताइएगा क्या चीज कि बेरोजगारी को मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? तो बेरोजगारी के लिए दाते वाला। याद रखिएगा क्या चीज कि दाते वाला समिति किस चीज के लिए? तो बेरोजगारी के लिए। और गरीबी के लिए किस चीज का? तो तेंदुलकर समिति के लिए। और कृषि उत्पादन जो है दोस्तों, कृषि उत्पादन वो किसके द्वारा? तो BS। याद रखिए क्या चीज? BS व्यास समिति का गठन किया गया था। BS व्यास समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो कृषि उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए। याद रखिए किसके लिए? तो BS व्यास समिति किसके लिए? तो कृषि उत्पादन के लिए। गरीबियों के लिए, गरीबी को मापने के लिए तेंदुलकर समिति। और बेरोजगारी के लिए दाते वाला समिति। और हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों महाल नवनियुक्त समिति। नाम सुने होंगे क्या चीज?
महालनोबिस समिति किससे? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है दोस्तों। किससे? तो राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय से। और रंग राजन समिति क्या चीज? रंग राजन समिति, रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से है, भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से क्या चीज? रंग राजन समिति क्या चीज से है? भुगतान संतुलन से। महालनोबिस किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। महाजन समिति दोस्तों ये पूछा भी गया, क्या चीज? महाजन समिति, क्या चीज? महाजन समिति, महाजन समिति चीनी उद्योग से, क्या चीज से? तो चीनी उद्योग से संबंधित है, चीनी उद्योग से। चीनी उद्योग से कौन सा संबंधित है? तो महाजन समिति। बेरोजगारी के लिए दांतेवाला, गरीबी के लिए तेंदुलकर, कृषि के लिए BS व्यास समिति, और महाजन समिति किसके लिए? तो चीनी उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो कितने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों? किसके? मंत्रिमंडल के सलाह पर। और कितने तरीका के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? तो 3 तरह से। कितने? तो 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। कौन कौन है दोस्तों? पहला याद रखिएगा, क्या चीज? राष्ट्रीय आपातकाल, क्या चीज? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। दूसरा याद रखिएगा राजकीय आपात, क्या चीज? राजकीय आपात, राजकीय आपात। तीसरा याद रखिएगा क्या चीज? वित्तीय आपात, क्या चीज? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। पहला क्या चीज? राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात, और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात दोस्तों कब लागू होता है? जब बाहरी आक्रमण या क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहरी आक्रमण के समय में क्या चीज होता है? राष्ट्रीय आपात लागू होता है। याद रखिए, बाह्य आक्रमण चाहे सैन्य विद्रोह हो गया दोस्तों दूसरे देश से, तब क्या चीज होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। राजकीय आपात कब लगता है? जब कोई सरकार का, जैसे मैं मान लीजिए बिहार का जो वहाँ का जो सत्ता है दोस्तों, वहाँ का जो विधानमंडल है, वो जैसे में विधानसभा का जितना सदस्य है दोस्तों वो भंग हो गया, मतलब उसका जो पार्टी है दोस्तों वो सत्ता में मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया दोस्तों। तो क्या चीज वो कब? तो वहाँ क्या चीज लागू हो जाता है? क्या चीज लागू हो जाता है? तो राष्ट्रपति शासन, उसी को बोलते हैं क्या चीज? राजकीय आपात, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल पर डिपेंड है दोस्तों, मतलब अगर पैसा इस सब से रिलेटेड है तब वित्तीय आपात लगता। राष्ट्रीय आपात कितना आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल कितना है? आर्टिकल कितना है? 352। आर्टिकल 352 में क्या चाहिए? राष्ट्रीय आपात। राजकीय आपात आर्टिकल कितना है? आर्टिकल कितना है? 356, 356। और आर्टिकल 360 क्या चाहिए दोस्तों? 360 क्या चाहिए? तो वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात कितना? आर्टिकल 360। राजकीय आपात आर्टिकल 356 और राष्ट्रीय आपात 352। और हम लोग इसमें समझेंगे दोस्तों, जब भी अगर राष्ट्रीय आपात लग जाता है, जब भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उसके वो कितने दिनों तक अधिकतम लग सकता है दोस्तों? तो 6 महीना करके, 6 माह करके अनंत काल तक। याद रखिएगा कितना? इन्फिनाइट, कितना? इन्फिनाइट तक जा सकता है, मतलब अनंत तक बढ़ सकता है दोस्तों। और जब भी राजकीय आपातकाल लगे तो 6 माह करके अधिकतम पूछता है दोस्तों। जो इस बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि अधिकतम कितने दिनों तक लग सकता है राष्ट्रपति शासन, जो राजकीय आपात होता है दोस्तों। राजकीय आपात कितने दिनों तक अधिकतम लग सकता है? तो कितना? 3 साल तक। कितना तक? तो 3 साल तक। और वित्तीय आपात ये जब भी लगता है तो इसको संसद द्वारा, जब अगर संसद लगाए, राष्ट्रपति लगा दिया दोस्तों, तो इसको संसद द्वारा पारित करके इसे क्या चीज किया जाता है? वापस लिया जाता है वित्तीय आपात को। ये कभी नहीं लगा दोस्तों। और राष्ट्रपति राजकीय आपात बहुतों बार लगा। सबसे पहले जब भी पूछे तो कहाँ? पेप्सू। उस समय पंजाब क्या चीज था? पेप्सू था, पेप्सू नाम था दोस्तों उस समय पंजाब का। तो सबसे पहले कहाँ लगा? तो पंजाब में। और जब भी राष्ट्रीय आपात पूछे कितनों बार लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितना बार? तो 3 बार। कितना बार? अभी तक 3 बार दोस्तों। याद रखिएगा 1962 में चाइना युद्ध के समय हुआ था दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के समय, और 1975 में क्या चीज? आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी उस समय क्या चीज थी? प्रधानमंत्री थी दोस्तों। तो यही 3 बार क्या चीज लगा? राष्ट्रीय आपातकाल। ये डेट याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं दोस्तों? जादू टोना जो है दोस्तों ये किस वेद में है? तो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किस चीज का जानकारी मिलता है? तो जादू टोना, चमत्कार तथा मंत्र, ये सब का क्या जानकारी किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अथर्ववेद में क्या चीज का मिलता है? जादू टोना का। और अथर्ववेद को जैसे में हम अगर अथर्ववेद को पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कहलाएंगे। अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे दोस्तों उसको क्या चीज बोलते थे? तो ब्रह्मा, याद रखिएगा। उसको क्या चीज बोला जाता था? तो ब्रह्मा बोला जाता था। किसको? तो अथर्ववेद को पढ़ने वाले को, याद रखिएगा। ऋग्वेद दोस्तों, आइए हम लोग वेद आपको समझते हैं पूरा। वेद का संकलन कर्ता कौन कहलाता है दोस्तों? संकलन कर्ता कौन कहलाता है? तो कौन? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास क्या चीज? तो वेद का संकलन करता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा। 4 प्रकार का वेद है दोस्तों, क्या चीज? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में किस चीज का जानकारी मिलता है? जादू टोना, ये सब का, जादू, चमत्कार तथा मंत्र, ये सब का। यजुर्वेद में दोस्तों इसे यज्ञों का वेद कहते हैं। क्या चीज? यज्ञों का विवरण मिलता है। क्या चीज? यज्ञों का विवरण मिलता है। किसमें? तो यजुर्वेद में। सामवेद को दोस्तों, सामवेद को क्या चीज बोलते हैं? संगीत का वेद, याद रखिएगा। संगीत का वेद कौन कहलाता है? सामवेद। ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद याद रखिएगा। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। कितने? तो 10 मंडल और क्या चीज? 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त है, जिसमें 10 मंडलों में दोस्तों, 10 मंडलों में याद रखिएगा कि तीसरा मंडल में दोस्तों, तीसरा मंडल में याद रखिएगा क्या चीज? तीसरा में क्या चीज है? तीसरा मंडल में क्या चीज का विवरण मिलता है? तो गायत्री मंत्र का, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का विवरण किसमें मिलता है? तो तीसरा मंडल में। और हम लोग जान सकते हैं इसमें गायत्री मंत्र का मंडल कितने मंडल में? तो तीसरे मंडल में। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दशराग युद्ध, जो दशराग युद्ध हुआ था दोस्तों, दशराग युद्ध का वर्णन कितना मंडल में मिलता है? तो 7वां मंडल में, याद रखिएगा। 7वां मंडल में क्या चीज मिलता है? तो दशराग युद्ध। दशराग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? तो 7वां मंडल में। और हम लोग जान सकते हैं 7वां मंडल के बाद 9वां मंडल, याद रखिएगा दोस्तों। 9वां मंडल में क्या चीज? सोम देवता। 9वां मंडल में क्या चीज? तो सोम देवता का उल्लेख मिलता है। क्या चीज का? तो सोम देवता। ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या चीज? कि 10 मंडलों में से ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 7वां दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। 10 मंडल है दोस्तों, 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, चाहे पुरोहित होते थे दोस्तों, जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उसे क्या बोलते थे? तो होत्री। क्या चीज बोलते थे? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को वाले को क्या बोला जाता था? तो होत्री बोला जाता था, याद रखिएगा। क्या चीज? होत्री बोला जाता था। किसको? तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या चीज बोला जाता था? तो होत्री बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या होता है दोस्तों? CRR का संक्षिप्त रूप तो पूछ रहा, तो क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। क्या चीज? कैश रिजर्व रेशियो। क्या चीज का फुल फॉर्म होता है? तो CRR का दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों, जब भी पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? उसका अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद कितना? 75। प्रधानमंत्री की हमेशा याद रखिएगा नियुक्ति होता है, ना कि निर्वाचन होता है। क्या चीज होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो नियुक्ति होता है दोस्तों। तो नियुक्ति करता कौन है? जो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना कहता है? तो आर्टिकल
75 के तहत, याद रखिएगा। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों इसमें आर्टिकल 356 जो हम लोग अभी पढ़े, क्या चीज पढ़े, राजकीय आपात, राजकीय आपात बोलते हैं। ये दोस्तों देखिए अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या चीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, क्या चीज कि अगर हम लोग का, अगर कोई भी, ये क्या चीज़ में आ जाता है, आर्टिकल 32 क्या चीज़ में आ जाएगा, मौलिक अधिकार में, क्योंकि मौलिक अधिकार का आर्टिकल कितना से कितना तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो हम लोग किसके तहत जा सकते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में। और आर्टिकल 32 के तहत ही हम लोग किस न्यायालय में जा सकते हैं, किस न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ के तहत, आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है दोस्तों, क्या चीज़ के लिए, तो हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन ना हो उसके लिए। और हाई कोर्ट दोस्तों, हाई कोर्ट कितने आर्टिकल में रिट जारी करता है, कितना आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, क्या चीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। सुप्रीम कोर्ट कितना के तहत जारी करता है 5 रिट, तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, याद रखिएगा दोस्तों। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या चीज बोले थे भीमराव अम्बेडकर ने, क्या चीज, संविधान का आत्मा, किसे बोला गया था, तो आर्टिकल 32 को ही क्या चीज बोला गया, संविधान का आत्मा बोला गया। आर्टिकल 348 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 348 में क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्या चीज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, याद रखिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो, जैसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अगर भाषा का उपयोग हो रहा है दोस्तों, वो किस आर्टिकल के तहत होगा, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 348 के तहत। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भाषा से संबंधित है, क्या चीज, भाषा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल संबंधित है भाषा से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो कौन, आर्टिकल 348 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 356 में राजकीय आपात है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। निम्न में से कौन सा विधायकीय सत्र दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है कि विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है दोस्तों। तो विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है, स्थगित करने का अधिकार और बुलाने का अधिकार भी किसको है दोस्तों, तो किसको स्थगित करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा, किसको है, तो राष्ट्रपति को है। संसद के 3 सत्र होते हैं दोस्तों, संसद में कितने, 3 सत्र चलते हैं, याद रखिएगा, कौन कौन, संसद सत्र याद रखिएगा, संसद सत्र याद रख सकते हैं, क्या चीज, संसद के सत्र, पहला याद रखिएगा क्या चीज, बजट सत्र, क्या चीज, बजट सत्र जो सबसे बड़ा सत्र होता है, बजट सत्र क्या चीज होता है, सबसे बड़ा होता है। दूसरा याद रखिएगा मानसून, क्या चीज, मानसून सत्र। और तीसरा याद रखिएगा क्या चीज, शीतकालीन सत्र तीसरा होता है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, याद रखिएगा। और बजट सत्र क्या चीज, सबसे बड़ा सत्र है, सबसे बड़ा सत्र पूछ दे, सबसे बड़ा सत्र। सबसे बड़ा सत्र कौन हो गया, तो बजट सत्र। और सबसे छोटा पूछ दे, सबसे छोटा पूछ दे तो क्या चीज हो जाएगा, सबसे छोटा सत्र बोले तो कौन सा, तो शीतकालीन सत्र। 3 सत्र याद रखिएगा दोस्तों। इसको विधायकीय सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा जलीय धारा एक शीतल धारा, क्या चीज बोल रहा है, जलीय धारा एक शीतल धारा है, बोल मतलब ठंडी धारा है दोस्तों, याद रखिएगा, शीतल धारा है दोस्तों। शीतल धारा कौन सा है, तो ब्राजील की धारा, कैसी है, तो शीतल धारा। शीतल धारा कहने का अर्थात ठंडी धारा नहीं दोस्तों, क्या चीज, गर्म धारा। ठंडी जल धाराओं को देखते हैं, जैसे प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा को चीज दोस्तों, हमबोल्ट क्या चीज है, तो क्या चीज, ठंडी जलधारा चलने वाली है दोस्तों। क्या कहाँ चलती है, तो प्रशांत महासागर में, क्या चीज। और प्रशांत महासागर में एक और धारा क्या चीज चलती है दोस्तों, IOCO, याद रखिए, क्या चीज, ICO दोस्तों। कैलिफोर्निया याद रख सकते हैं, कहाँ चलती है, तो प्रशांत महासागर में। तीनों याद रखिएगा, क्या चीज, हमबोल्ट, ICO और कैलिफोर्निया कहाँ चलती है, प्रशांत महासागर में। लेब्राडोर
क्या चीज लेब्राडोर कहाँ, अटलांटिक महासागर में। और क्या चीज वेगुएला अटलांटिक में, कैनारी कहाँ, अटलांटिक में। और अलास्का कहाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ठंडी जलधाराएं कौन कौन चल रही है, तो कौन, तो हम्बोल्ट हो गया, आयोसियो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का हो गया, कहाँ, तो प्रशांत महासागर में। कैनारी अटलांटिक महासागर में। वेगुएला कहाँ, तो अटलांटिक में। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में चलने वाली क्या चीज है, तो जलधारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और गर्म जलधारा को देखते हैं दोस्तों। गर्म जलधाराओं का नाम भी देख लेते हैं। क्या चीज, गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, तो गर्म जलधारा है दोस्तों। शीतल है, ब्राजील का हम लोग देखेंगे कैसा है, तो शीतल है दोस्तों, शीतल जलधारा मतलब गर्म जलधारा। कुरोशियो धारा कैसा है, तो गर्म जलधारा। और क्या चीज, आगू लहास भी कैसा है, तो गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है, भारत में उच्चतम न्यायालय के लिए निम्न में से क्या सही है। उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा कथन सही है, या ये कैसा दोस्तों, संघीय न्यायालय। ये कथन कैसा है, तो संघीय न्यायालय है दोस्तों। संघीय न्यायालय, संघ का न्यायालय कौन है, तो कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय न्यायालय दोस्तों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपीलीय न्यायालय भी हो गया ये। संविधान का रक्षक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है दोस्तों। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, आंसर 4, यानी क्या जी, सारे विकल्प सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 4 वाला दोस्तों। क्या चीज, इसके सारे विकल्प सही है। और उच्चतम न्यायालय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 124 के तहत। कितना, तो आर्टिकल 124 के तहत क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन। और हाई सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कुल जजों की संख्या कितनी होती है, कुल जजों की संख्या कितनी होती है, तो 34 कुल जजों की संख्या होती है दोस्तों, जिसमें 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जिसमें और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल जजों की संख्या कितनी होती है, 34, जिसमें 33 क्या चीज, अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों। दूसरा संस्थापक पूछ रहा है, पहला संस्थापक कौन है, जैसे पहला बोल नहीं सकते हैं, उसमें संस्थापक मानिए। पहला को क्या चीज मान सकते हैं कि पहला मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, सिर्फ संस्थापक किसे माना जाता है, तो शिवाजी को, याद रखिएगा, शिवाजी को केवल संस्थापक बोले तो शिवाजी मारिएगा, छत्रपति शिवाजी। और वो क्या चीज बोल सकते हैं, अगर दूसरा संस्थापक बोले, चाहे वास्तविक संस्थापक बोल दे, चाहे वास्तविक संस्थापक बोल दे, तो क्या चीज हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। याद रखिएगा, क्या चीज, बालाजी विश्वनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ। क्या चीज हो जाएंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। महाबलीपुरम स्थित एक मंदिर है दोस्तों, कैसा, शैल मंदिर है, एकाश्मीय शैल मंदिर है दोस्तों। उसका प्रसिद्ध नाम क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, रथ मंदिर का नाम सुने हुए दोस्तों, क्या चाहिए, रथ मंदिर। कहाँ है, तो महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सी पत्रिका का उसका संपादक से सही मिलान करना दोस्तों। क्या चीज, सही मिलान करना। आइए मिलान करते हैं दोस्तों। सही मिलान नहीं हुआ है, क्या चीज, सही मिलान नहीं है, तो इसमें गलत कथन को चुनना है दोस्तों। वंदे मातरम की रचना किसने की दोस्तों, पत्रिका है दोस्तों वंदे मातरम, किसके द्वारा, तो अरविंद घोष द्वारा। क्या, किनके द्वारा, तो अरविंद घोष द्वारा। और न्यू इंडिया किसके द्वारा, तो बिपिन चंद्र पाल द्वारा। न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो बिपिन चंद्र पाल द्वारा। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। क्या चीज दोस्तों, युगांतर दोस्तों, भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद घोष दोनों मिलकर लिखे थे। क्या चीज, अरविंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, यानी ये तीनों सही है दोस्तों। चौथा क्या चाहिए दोस्तों, संध्या किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, वरिंद्र घोष द्वारा। नहीं, वरिंद्र घोष द्वारा क्या चीज लिखा गया दोस्तों, याद रखिएगा, पत्रिका का नाम भवानी मंदिर किसके द्वारा लिखा गया, तो वरिंद्र घोष द्वारा। अब ब्रह्मावादव, क्या चीज, याद रखिएगा, ब्रह्मावादव उपाध्याय, याद रखिएगा, ब्रह्मावादव उपाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है, पत्रिका का नाम है दोस्तों ब्रह्मावादव। संध्या किसके द्वारा लिखा गया, ब्रह्मावादव उपाध्याय द्वारा क्या चीज लिखा गया, संध्या पत्रिका। और वीरेंद्र घोष द्वारा भवानी मंदिर को। और युगांतर किसके द्वारा लिखा गया, तो भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा, बिपिन चंद्र पाल द्वारा न्यू इंडिया को लिखा गया, और अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति पूछ रहा है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में। कब हुई? 1789 में। और उस समय फ्रांस का राजा कौन था दोस्तों? तो कौन था फ्रांस का राजा? लुई 16वां। याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन? लुई 16वां। राजा कौन था उस समय? उस समय फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा लुई 14वां। लुई 14वां था दोस्तों। कौन? तो लुई 14वां। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक इसमें फेमस वर्ड था, क्या चीज? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी इसे जोड़ा गया। क्या चीज में? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस की क्रांति से। क्या कौन सा वर्ड? तो समानता, समानता, स्वतंत्रता और क्या चीज? बंधुत्व। बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। और लुई 14वां का एक कथन था दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या चीज? बहुत बार पूछा गया है लुई 14वां का। याद रखिएगा, लुई 14वां का, सॉरी दोस्तों, यहाँ उस समय राजा कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां कौन था? तो फ्रांस का राजा था। लेकिन लुई 14वां का एक कथन याद रखिएगा। क्या चीज? लुई 14वां का एक कथन था, क्या चीज? मैं ही राज हूँ और मेरा कथन ही कानून है। क्या चीज बोल रहा है? कि मैं ही राज हूँ और मेरा कथन ही क्या चीज है? एक कानून है दोस्तों। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो लुई 14वां द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक। तो सातवाहन वंश के साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। कौन थे? तो सिमुक थे। और याद रखिएगा, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। और इसकी राजधानी कहाँ थी सातवाहन साम्राज्य की? क्या चीज? राजधानी। याद रखिएगा, क्या चीज? राजधानी। राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। याद रखिएगा, क्या चीज? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान क्या चीज थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है प्रतिष्ठान? महाराष्ट्र में। और प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? सातवाहन वंश की साम्राज्य की राजधानी थी। और हम लोग इसमें जान सकते हैं सबसे शक्तिशाली राजा क्या चीज? गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम सुने होंगे। क्या चीज? सतकर्णी, जो सातवाहन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? शक्तिशाली राजा कौन था सातवाहन वंश का? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। और सातवाहन वंश की संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिमुक को। राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। और सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या चीज माना जाता है दोस्तों? तो सातवाहन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है दोस्तों? गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है दोस्तों? तो असम में। असम के कहाँ? काजीरंगा में। कहाँ? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या चाहिए? गेंडे का प्राकृतिक निवास है। याद रखिएगा। भरतपुर दोस्तों, भरतपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य का नाम सुने होंगे। उसी का नाम क्या चाहिए? भरतपुर। याद रखिएगा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं इसको। याद रखिएगा। गिर वन कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। गिर कहाँ? गुजरात में। गिर कहाँ है? तो गुजरात में। भरतपुर राजस्थान में। काजीरंगा पता ही होगा असम में। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में। और नीलगिरी दोस्तों ये नीचे यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में फैला हुआ दोस्तों। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाला क्षेत्रों में फैला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस संसदीय समिति का सामान्यतः अध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा की जाती है? क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः क्या चीज बोल रहा है कि उसकी अध्यक्षता विपक्ष की सदस्य द्वारा की जाती है दोस्तों। संसदीय समिति है दोस्तों, जैसे में लोक लेखा समिति का नाम सुनोगे, सरकारी उपक्रम समिति का नाम सुनेंगे,
प्राक्कलन समिति का नाम सुने होंगे। वही सब समिति में से किस समिति का जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वे क्या चीज, विपक्ष का नेता होते हैं। तो विपक्ष का नेता किस समिति का होता है, तो लोक लेखा समिति का। याद रखिएगा किस चीज का, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या चीज होता है, विपक्ष का नेता। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों, लोक लेखा समिति वाला में, लोक लेखा समिति, और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि लोक लेखा समिति में क्या चीज, विपक्ष का नेता होता है दोस्तों। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, कुल पूछ दे तो 22, लेकिन केवल लोकसभा से पूछे तो कितना, 15, और राज्यसभा से पूछे तो कितना, 7 दोस्तों। याद रखिएगा, अगर लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो कितना, 22, लेकिन लोकसभा से उसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य। उसी तरीका से प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30। जो सबसे बड़ा समिति होती है, जो संसदीय समिति होती है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे बड़ा संसदीय समिति पूछ दे, सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है, सबसे बड़ा संसदीय समिति है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30, और 30 के 30 कहाँ के होते हैं दोस्तों, तो लोकसभा से। कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से। इसकी जो कार्यकाल है दोस्तों, कार्यकाल है दोस्तों, याद रखिएगा कार्यकाल जो बहुत बार पूछा गया एसएससी के एग्जामों में भी, बिहार दरोगा के एग्जामों में भी, क्या चीज, तो कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष प्राक्कलन समिति का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष। इसका कार्य क्या चीज होता है, कार्य याद रखिएगा बजट तैयार करना। बजट तैयार करना, बजट तैयार करने का काम किसको है, तो किसको, प्राक्कलन समिति को। और उसी को अगर बजट तैयार कर रहा है दोस्तों, तो वो क्या चीज, बजट कैसे बनता है, पैसा से रिलेटेड है दोस्तों। पैसा से किस चीज़ में कितना मतलब पैसा खर्च करें, तो उसी का देख रेख कौन करता है, लोक लेखा समिति। अगर मान लीजिए अगर इसमें लोक लेखा समिति में इसीलिए क्या चीज, विपक्ष का नेता का अध्यक्ष बनाया गया। अगर ये बजट में मतलब अपने मन से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा हड़प ले तो उसका देख रेख कौन करेगा, तो विपक्ष का नेता। किसमें, लोक लेखा समिति में। इसीलिए इसको प्राक्कलन समिति, याद रखिएगा प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या चीज बोला जाता है, जुड़वा वाहन बोला जाता है। याद रखिएगा क्या चीज, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को क्या चीज बोलते हैं, तो जुड़वा वाहन। याद रखिएगा जुड़वा वाहन बोला जाता है। किसको, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य, 30 के 30 लोकसभा से। इसमें लोक लेखा में क्या चाहिए, तो 22 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों किस देश के साथ, तो किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना, तो 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर। कितना, 4096 किलोमीटर के लमसम में। याद रखिएगा सबसे कम पूछ दे, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है दोस्तों, सबसे लंबी पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। लेकिन जब सबसे कम पूछ दे, सबसे कम पूछे, सबसे कम सीमा साझा किसके साथ करता था, तो किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। किसके, अफगानिस्तान के साथ। कितना, तो 106 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना, तो 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक कितना, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं दोस्तों तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समान विज्ञान में। जय हिंद।